अच्छा जी, आज हमने बैन अवी इक्तिसादी व मालियाती इदारों के सियासी असरात पढ़ेंगे। यानी ये जो बैन अवी हमने पढ़ा, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, और ये इदारे पूरी दुनिया को इमदाद देते हैं, कर्ज देते हैं। तो इनके सियासी असरात क्या होते हैं? याद रखें कि सियासत और इक्तिसादियात का आपस में गहरा ताल्लुक होता है। जब इक्तिसादी तौर पर मुल्क के अंदर भूख हो और पैसे रुपए की कमी आ जाती है तो सियासी अफरा तफरी फैलती है। तो इसलिए कोई भी मुल्क जब बैन अवी इदारों से माली इमदाद या कर्ज लेता है तो उसके पीछे लाजमी सियासी मकासद होते हैं। माली इमदाद या कर्ज देने वाले इदारे भी तरक्की याफ्ता ममालिक, यानी ये IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ज़ाहिर है ये मुख्तलिफ ममालिक ने बनाए हैं और उनकी ही की सिफारिश पर ये इमदाद देते हैं और इस इमदाद के पीछे उनके मकासद और नजरियात होते हैं। आज देखें दुनिया में जो जंगें हो रही हैं, ये पहले तो फौज के जोर से होती थी, असले के जोर से होती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं होता। आज की जंग भी बदल गई है, इक्तिसादी जंग होती है। किसी मुल्क पर फौजी हमला करके ही जंग नहीं जीत सकते, बल्कि किसी मुल्क को इक्तिसादी तौर पर इतना कमजोर करें कि उसमें अफरा तफरी फैल जाए, लोग अपने ही मुल्क के खिलाफ हो जाएं। तो ये बैरूनी जो लोग होते हैं, जो किसी मुल्क के दुश्मन होते हैं, वो इस तरह भी अपने मकासद हासिल करते हैं। वही लोग जो हैं वो मुल्क के खिलाफ हो जाते हैं। मईशत और सियासत का आपस में गहरा ताल्लुक होता है। अब इसके सियासी असरात क्या क्या हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है बैन अवी मालियाती इदारों के पस पर्दा मकासद, जो कुछ मैंने बताए हैं याद रखें। IMF और इसी तरह वर्ल्ड बैंक है, और दूसरे जो मालियाती इदारे हैं या मुल्क हैं, ये इनके बारे में देखें। ये IMF जब बना था तो इसका मकसद क्या था? यूरोप की तामीर दूसरी जंग अज़ीम के बाद। लेकिन बाद में आप देखें कि इसी IMF और वर्ल्ड बैंक ने, ये रूस के अंदर इश्तराकियत थी और वो पूरी आधी दुनिया में इश्तराकियत, यानी जिसको आप कम्युनिज्म कहते हैं, पूरी दुनिया जो है उसको अडॉप्ट कर रही थी। तो इसके रास्ते में भी इन्होंने IMF को भी इस्तेमाल किया, खुद भी इन्होंने तरीक़ा कार इख्तियार किए। और बाद में क्या हुआ, 1990 में रूस के टुकड़े टुकड़े हुए और इस तरह इश्तराकियत जो थी उसके रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट बने। दूसरा ये होता है फैसला साजी, यानी कर्ज देने वाले जो इदारे और मुल्क होते हैं वो कर्ज लेने वाले ममालिक की फैसला साजी पर भी असरअंदाज होते हैं और अपनी मर्जी से कानून साजी करवाते हैं। दूसरा क्या था, फौजी मकासद। फौजी मकासद भी इमदाद देकर फौजी मकासद भी हासिल किए जाते हैं। उस मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल की जाती है, वहाँ की बाज़ औक़ात अफरादी क़ुव्वत इस्तेमाल की जाती है, वहाँ के लोगों से जासूसी करवाई जाती है। आप देख सकते हैं कि ये रशिया जो था वो जब अफ़गानिस्तान में आया तो क्या हुआ कि पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, यहाँ की एजेंसियाँ इस्तेमाल हुई और 1990 में उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर इसी तरह तिजारती और सफारती मफादात भी होते हैं जो इमदाद देते हैं। वो एक तो अपने लिए उनको मंडी की ज़रूरत होती है, अपनी चीज़ों को वहाँ भेजते हैं, यानी जो उनके मुल्क के अंदर प्रोडक्शन, इस तरह उनके ज़र मुबादला में इजाफा होता है। और सफारती मफादात क्या होते हैं, बैन अवी सतह पर उनको वोट की ज़रूरत होती है, उनको हिमायत की ज़रूरत होती है, तो वो काम भी इनसे लिया जाता है। फिर सरमायाकारी, कई ममालिक और तंजीमें दूसरे मुल्कों में बेहतरी के लिए भी काम करती हैं और हालात को कंट्रोल करके अपने मफादात हासिल किए जाते हैं। फिर इत्तेहादियों में इजाफा, हर मुल्क ये चाहता है कि दुनिया भर में मुझे ज़्यादा इत्तेहादी मिले, ज़्यादा लोग मुझे सपोर्ट करें, तो इस मकसद के लिए भी इमदाद दी जाती है और उनकी जो हमदर्दियाँ हैं वो हासिल की जाती हैं। फिर इख्तिसाल, बड़े बड़े जितने बड़े मुल्क हैं, ज़ाहिर है उनके पास पैसा है, मशीनरी है, तो वो उसको इस्तेमाल करके कई मुल्कों का इख्तिसाल करते हैं। जैसे आप देखें ईरान है, ईरान तो नहीं है, इराक है, अरब ममालिक हैं, वहाँ पे ये मल्टी नेशनल कंपनी आती हैं, तेल निकालती हैं और बिल्कुल मतलब थोड़ी कीमत पर लेकर चली जाती हैं। तो ये उनका इख्तिसाल होता है। और बड़े जो मुल्क हैं वो हमेशा कहते हैं हम बड़े रहें, SHO बने रहें, ये दूसरे मुल्क जो है हमारे गुलाम रहें, इस मकसद के लिए भी ये इमदाद देते हैं। फिर आगे खुद नसारी, आज़ादी और खुदी का खात्मा। याद रखें कि जब भी कोई मुल्क
بیکاری بن جائے، امداد اور قرض پہ چلنا شروع ہو جائے تو ان کی خود انحصاری، آزادی اور یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اس ملک کے اندر سے لوگوں کو اٹھا کے لے کر جاتے ہیں، اس ملک کے اندر مداخلت کی جاتی ہے، سیاست میں مداخلت کی جاتی ہے، اسی طریقے سے وہ ہر کام میں مداخلت کی جاتی ہے. پھر اگلا پوائنٹ ہے منمانی، یعنی یہ ملک اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنے جو نظریات ہوتے ہیں ٹھونستے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی ہوتا ہے، یہ اپنی ثقافت کو بھی، یعنی اپنا رہن سہن کے جو طریقے ہیں، جو ان کا فیشن ہے، جو اس کو بھی امپوز کرتے ہیں. اور تعلیم کے نام پر بھی یہ اپنے کلچر کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. پھر آخری یہ جو پوائنٹ میں وقتی خوشحالی، دیکھیں کسی ملک کے اندر جب گورنمنٹ آتی ہے نا، وہ قرض لے کر روڈ بناتی ہے، چیزیں سستی کرتی ہے، سبسڈی دے دیتی ہے، وقتی طور پر لوگ خوش ہو جاتے ہیں، جی اچھی گورنمنٹ آئی ہے. لیکن جب بعد میں وہی قرض جو ہے وہ قرض واپس کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو سود لگا ہوا ہوتا ہے وہ واپس کرنا ہوتا ہے، تو پھر ملک بدحالی کا شکار ہوتا ہے، ملک کے اندر افراتفری آتی ہے، غربت میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ جی آج ہم نے بین الاقوامی اقتصادی اور مالیاتی اداروں کے سیاسی اثرات ہم نے پڑھے ہیں، یہ مختصر طور پر میں نے آپ کو بتائے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک اور یہ اس کا